अमृतपाल अगर आज एक सांसद के रूप में वो ये अधिकार मांग रहा है और आप जेल में बंद किए हुए हैं, तो भी ये गड़बड़ है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप कैसे रोक सकते हैं अपने देश की परेड में शामिल होने से? मेरे ख्याल से तो जब सांसद के अपने विशेष अधिकार भी होते हैं और सांसद अगर, मुझे लगता है कि हो सकता है कि अदालत में अगर जाए तो उसके पक्ष में फैसला हो जाए। अब भले ही वो खालिस्तान समर्थक हो, कनाडा समर्थक हो या किसी और ऐसी विघटनकारी ताकतों का समर्थन करता हो जो भारत की नीति के खिलाफ है। अगर चुनाव आयोग केवल एक सत्ताधारी पार्टी का एक भोंपू बन के रहना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन अगर इस देश के लोकतंत्र का भविष्य हमें तय करना है तो हमें चुनाव सुधार कुछ तो करने ही होंगे। अपराधी क्यों संसद में आए? कौन सा देश है जो अपराधियों को इस तरह की इजाजत देता है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यहाँ पर अमृतपाल से जुड़ी हुई है जो कि अब सांसद बन चुका है। दरअसल ये खालिस्तान समर्थक है और आप जानते हैं कि किस तरह से दीप संधू का नाम, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब लाल किले पर झंडा फहराया गया था और देश के तमाम एजेंसियां देखती रह गई थी। एजेंसियों पर यह सवाल खड़ा हुआ था कि ये व्यक्ति वहां तक आखिरकार कैसे पहुंच गया। उसकी तो मौत हो गई, लेकिन अमृतपाल ने जब उसके बाद ये बागडोर संभाली और सांसद बन गया, जो कि अभी फिलहाल एनएसए के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। और अब ये, क्योंकि ये चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था 2024 में, और उसके बाद अब ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मुझे आप परेड में मतलब मैं परेड देखने जाऊं, मैं भी सांसद हूं, मैं पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल हूं क्योंकि मैं सांसद हूं। और ऐसे कैसे मोदी सरकार इस व्यक्ति को आसानी से आगे का ग्रीन सिग्नल दे पाएगी या क्या होगा? ये सिर्फ एक दस्तक देना है कोर्ट में या इसके पीछे की कोई बड़ी साजिश है? और यहाँ पर एक बार फिर बहुत बड़ा अहम रोल आ जाता है एजेंसीज का कि इस एक्शन के पीछे क्या है। अपने हक की जो वो बात कर रहा है व्यक्ति, ये देश जानता है खालिस्तान की जिस तरह से पूरा चला था मूवमेंट और किस तरह हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान तक गंवा दी। तमाम परिस्थितियां सामने रही लेकिन हिस्से नहीं होने दिए। ऐसे में आज की तारीख में इस तरह की तस्वीर होना और एक व्यक्ति का सांसद होकर के पार्लियामेंट में अगर उसे मिल जाती है एंट्री, तो क्या परिस्थिति होंगी आप समझ रहे हैं। बहुत चिंता की बात है ये। इसी पर बात करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी के साथ। सर से ही हम इस बात को समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि सर आप तमाम उन परिस्थितियों को देखते रहे हैं। इंदिरा गांधी के उस वक्त को भी सर ने खूब अच्छे से बखूबी देखा है। वो तमाम कड़ियों को जोड़कर आप बता सकते हैं, और आज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो या फिर विदेश नीति की बात हो, आप इन सब चीजों पर बहुत बखूबी हर जानकारी को रखते हैं। चिंता की बात यह है सर कि ऐसे किसी खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति का सांसद होने के बाद परेड में अगर उसको शामिल होने का मौका मिल जाता है या वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है, पहली बात तो हमारे देश के न्यायालय का क्या रुख इस पर हो सकता है, दूसरा ये कितना खतरा पैदा कर सकता है। देखिए विनीता, पहली बात तो मैं ये कहूं कि इंदिरा गांधी से तो तुलना ही बेकार है। इंदिरा गांधी के जमाने का मैं केवल एक उदाहरण आपको बताऊंगा। जब खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ था तो लंदन में हमारे एक डिप्लोमेट थे, रविंद्र महात्रे, अगर मुझे ठीक नाम याद है तो वो उनकी बेटी का बर्थडे था और वो ट्रेन में लंदन में जा रहे थे तो आतंकवादियों ने उनको किडनैप कर लिया था, खालिस्तानी आतंकवादियों ने। और कश्मीरी आतंकवादी भी उसमें समर्थन था उनका, कश्मीरी आतंकवादी थे। और उसके बाद उनको जो है छुड़ाने के लिए कुछ खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया और उस फलस्वरूप उन्होंने रविंद्र महात्रे की हत्या कर दी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने जिन आतंकवादियों को, मैं इस वक्त नाम उसका भूल रहा हूं, जिसको उन्होंने कैद किया था, उसको तुरंत फांसी चढ़ा दिया। तो उसके बाद कई साल तक ये कश्मीर का आतंकवाद थमा रहा और पंजाब में खालिस्तान वाला आतंकवाद थमा इसलिए रहा कि जो इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाए, मैं 1981 में जुलाई अगस्त, मेरा ख्याल है कि ये शायद जुलाई तीसरे हफ्ते की बात है, मैं अमृतसर गया था और वहां पर खालिस्तानी, वहां पर विश्व सिख सम्मेलन हुआ था और ये उस समय ये जो भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर के सामने फुटपाथ पर बैठा हुआ खालिस्तानी लिटरेचर बेच रहा था।
तो उस समय मैंने प्रकाश सिंह बादल को इंटरव्यू किया था, बरनाला जी को इंटरव्यू किया था और भी कई लोगों को इंटरव्यू किया था। तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये उस समय से जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने उस आतंकवाद से निपटा और कश्मीर के आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। कश्मीर का आतंकवाद तो पनपा है जब गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की आती है और वो मौलाना मुफ्ती सईद को गृह मंत्री बनाते हैं और रूबिया सईद का अपहरण होता है, कश्मीरी पंडितों का जो है पलायन होता है। तो जब जब भी गैर कांग्रेसी सरकारें आती हैं, आतंकवादी गतिविधियों पर काबू नहीं कर पाती हैं। ये मैं बताना चाहता हूं कि उस समय 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत कई मामले में बहुत मजबूत थी, लेकिन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा। लाल किले पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा। करगिल कांड हुआ, आपको याद होगा। गुजरात में अक्षरधाम पे हमला हुआ, आपको याद होगा। जम्मू के रघुनाथ टेम्पल पर हमला हुआ, आपको याद होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक विल पावर होती है या फिर आपकी खुफिया एजेंसियां आपको सपोर्ट में हो। मुझे लगता है कि इन दिनों थोड़ा सा इस मामले पर भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अमृतपाल अब एक निर्वाचित सांसद है। आपने कल अगर सुर्खियां देखी हो तो कल ये बताया गया था कि जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। इस बात पर बहुत दिनों से बहस हो रही है और चुनाव सुधारों पर बहस हो रही है, लेकिन फिर ये फैसला क्यों नहीं लिया गया। अगर 10 साल से कोई सरकार निर्वाचित है, 10 साल से कोई पार्टी सत्ता में है, तो किसने रोका था? किसी नहीं रोका था। जेल में बंद अगर कोई आदमी है, आतंकवाद का आरोप है, तो वो सांसद बन कैसे सकता है। लेकिन हमारे यहाँ का संविधान इतना लचीला है और अगर लचीला है तो उसमें परिवर्तन के लिए उन्होंने प्रतिपक्ष से तो कभी मदद नहीं मांगी। एक दौर हमने देखा था कि एक डाकू चंबल की फूलन देवी जो थी, वो समर्पण के बाद और वो संसद में जीत के गई थी। तो देखिए, एक चरित्र भी होता है, राजनीति का एक चरित्र होता है और उस चरित्र के नाते जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो लोक कल्याण की भावना से लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों के संसद में होने का अर्थ होता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी व्यक्ति को नहीं आने का अधिकार नहीं होना चाहिए संसद में, लेकिन कम से कम ये तो हो कि उसने अपनी वैचारिक दिशा बदली है। अमृतपाल अगर आज एक सांसद के रूप में वो ये अधिकार मांग रहा है और आप जेल में बंद किए हुए हैं, तो भी ये गड़बड़ है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप कैसे रोक सकते हैं अपने देश की परेड में शामिल होने से? मेरे ख्याल से तो जब सांसद के अपने विशेष अधिकार भी होते हैं और सांसद अगर, मुझे लगता है कि हो सकता है कि अदालत में अगर जाए तो उसके पक्ष में फैसला हो जाए। अब भले ही वो खालिस्तान समर्थक हो, कनाडा समर्थक हो या किसी और ऐसी विघटनकारी ताकतों का समर्थन करता हो जो भारत की नीति के खिलाफ है। जी सर, ऐसे में एक, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आपने बताई हैं, काफी सारे इंसिडेंट्स भी आपने इस पर बताए हैं, बड़ी बात यह है कि अगर आज की तारीख में ये परिस्थिति आगे बढ़ती है तो किस तरह की चिंताएं पैदा हो सकती हैं। तो पहली बात यह कि इतने लंबे वक्त के बाद में इस तरह के सवाल सामने निकल के आना, इस तरह की एक्टिविटीज सामने आना, फिर एक इंटेलिजेंस की बात करना कि कहाँ पे अगेन हमारे जो फेलियर्स इस पे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इधर अगर आप देखें पंजाब के हालिया दशक को, तो कुछ समय से खालिस्तानी तत्वों ने फिर सर उठाया है और ये कहने की बात नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इसके पीछे किसका समर्थन है। निश्चित रूप से पाकिस्तान इसके पीछे उसका हाथ है और पाकिस्तान के साथ साथ अब कनाडा का भी उसमें हाथ रहा जब तक ट्रूडो वहां थे। और चूंकि ट्रूडो अल्पमत में थे और उनको सिखों की पार्टी ने, उस पार्टी ने समर्थन दिया था और उस समर्थन की बैसाखी पर ट्रूडो की सरकार टिकी हुई थी जो खालिस्तान के प्रति सहानुभूति रखती है। आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर को वहां जो इंदिरा गांधी का शहीद दिवस है, बलिदान दिवस है, उस दिन कनाडा में उनको वहां पर झांकी निकाली गई थी और उनको उसको बड़ा इस तरह से प्रचारित किया गया था जैसे बहुत बहुत महान काम किया गया है एक प्राइम मिनिस्टर को मार के।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कनाडा वो में इसे ऐसे जश्न समझ रहे हैं जी, वो इसे जश्न समझते हैं। हाँ मैंने कहा ना, तो ये ट्रूडो ने उनको काफी हद तक आजादी दी, क्योंकि उनकी सरकार उनकी बैसाखियों पर टिकी हुई थी। और अब वो नहीं है, तो अब मुश्किल ये है कि कनाडा के सामने अभी, चूंकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन एक अंतरिम प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव अगर वो करते हैं, तो वो उस सूरत में भी वो लोग प्रभावशील होंगे जो खालिस्तान के प्रति अपना नरम रवैया रखते हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि खालिस्तान को पनाह देने के लिए सबसे कंफर्ट जोन तो कनाडा ही है, ऑब्वियसली। कनाडा है, लंदन भी रहा है। आपको याद होगा लंदन भी है। जगजीत सिंह चौहान जी। एक जमाने में जो होते थे, तो ब्रिटेन ने भी उस और पे अभी हाथ, कुछ वक्त पहले ही भारत के तो झंडे को लेकिन हम उन्होंने, राष्ट्रीय ध्वज बहुत को जल्दी, उन्होंने असल में कुचला। विनीता, हम लोग बहुत जल्दी इतिहास भूल जाते हैं। जो जी सर। ब्रिटेन हमारे 2 टुकड़े करके जा सकता है, वो हमारे 4 टुकड़े करना क्यों पसंद नहीं करेगा? आप बताइए ना। जी। अगर ऋषि सुनक एक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, तो इसका अर्थ ये भी है कि उनको वहां जैसा समर्थन मिलना चाहिए, रचनात्मक समर्थन, वो समर्थन नहीं मिला। और आज भी वहां की जो मानसिकता है, अमेरिका की जो मानसिकता है, कनाडा की जो मानसिकता है, वो भारत के लिए कोई बहुत अनुकूल नहीं है। आपको याद है अमेरिका में हर 10 दिन पे एक अश्वेत पुलिस की गोली से मारा जाता है। कनाडा में जो व्यवहार हिंदू छात्रों के साथ हो रहा है इस समय, वो आपको पता है। लंदन में जिस तरह से संरक्षण दिया गया था खालिस्तानी आतंकवादियों को, वो आपको पता है। तो ये सारी पुरानी सूचनाएं हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग इतिहास से सबक नहीं लेना चाहते। तो अगर इतिहास से हम सबक नहीं लेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि हमारी रक्षा तो भगवान आके करेंगे, तब तो फिर ये बड़ा बहुत ही दयनीय और सहानुभूति वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि हमें अंततः अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए 62 में हम चीन से हम हारे थे एक जंग, और बड़ा शर्मनाक मामला था। और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई, तो उस समय फिर एक जंग हुई थी। इतिहास में अफसोस की बात यह है कि उस जंग की चर्चा ज्यादा नहीं होती, और हमने उसमें चीन को धूल चटाई थी, भले ही वो छोटे पैमाने पर हुई थी। तो लेकिन हमने उसमें चीन को सबक सिखा दिया था, और उसका असर ये हुआ कि वर्षों तक चीन जो है दुबका रहा और वो हिम्मत नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चेतावनी तो छिपी है। और दूसरा ये कि जो मैं बात कह रहा हूँ चुनाव सुधार की, हमें चुनाव सुधार करना चाहिए। चुनाव सुधार की जरूर इतनी इतनी बहस हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, फैसले नहीं होते। अगर चुनाव आयोग केवल एक सत्ताधारी पार्टी का एक भोंपू बन के रहना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन अगर इस देश के लोकतंत्र का भविष्य हमें तय करना है, तो हमें चुनाव सुधार कुछ तो करने ही होंगे। अपराधी क्यों संसद में आए? कौन सा देश है जो अपराधियों को इस तरह की इजाजत देता है? जी। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारे लड़ाई चुनावी पार्टियों के बीच में जो होती रहती है, वो एक बहुत छोटी लकीर है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी लकीर है जब 2 देशों के बीच की बात होती है, उन तमाम रिश्तों के बीच की बात होती है जहाँ देश की बात आ जाती है। ऐसे में पूरा फोकस जिस तरह से सिर्फ देश में अभी वापस सत्ता पाने में एक हो गया है, उसके अलावा जैसे दूसरा कोई मकसद नहीं है, ये भी हमारे देश के लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। इतनी चिंता की बात यहाँ पे निकल के आ रही है। लेकिन अमृतपाल का ये कदम, बहुत सारी कुछ और पीछे की ऐसी प्लानिंग्स हैं जो खुल करके सामने आएंगी, और काफ़ी हद तक आपने साफ कर दी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।